ये लो मैडम। थैंक यू। और तू जल्दी कर, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। जी हाँ। मम्मा देखो ना, मुझसे टाई नहीं बंध रही। लाओ मैं बांध देती हूँ। विक्रम, तेरे ये गंदे सॉक्स की स्मेल यहाँ तक आ रही है। और तुझे कितनी बार बोला है कि गीला टॉवल बेड पे मत रखा कर, पूरे घर को सड़ा के रखा है। दीदी बार बार सुनाया मत करो, ये घर संभालना ना औरतों का काम है, मेरा नहीं। और वैसे भी तुम ऑफिस में आराम से बैठी रहती हो, मुझे घूमना पड़ता है, सेल्स का जॉब है मेरा। वो तो अच्छा है कि ऑफिस के काम से तुम 15 दिन घर से बाहर रहते हो, फिर भी घर की ये हालत है। अगर पूरा टाइम घर पे रहोगे ना तो पड़ोसी भी बोलते हैं कि घर में कितनी बदबू है। माँ, कल मामा ना किचन में जूते पहन के आए थे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं काम कर रहा था। चुप बैठ ना, तू चुप बैठ। मैं देखती हूँ। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? वेजिटेरियन लोगों की सोसाइटी है, यहाँ पे कोई चिकन नहीं लाता। किसने किया होगा? कौन है? हाँ, कौन है? कौन है वहां पे? वॉचमैन ऊपर आओ। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, किसी गंदे लोगों ने किया होगा। तुम ध्यान मत दो, जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। गुणीराम, गुणीराम। यस मैडम। कौन आया था सुबह जिसने मेरे घर के बाहर वो कटा हुआ मुर्गा डाला? मैडम वो मैं तुम्हें तो कुछ पता होता ही नहीं है ना, बस खुली आंखों से सपने देखने की आदत है यहाँ पे। मैडम उस वक्त मैं टेरेस पे था, पानी चालू कर रहा। अच्छा। और उस दिन कहाँ पे थे? वो मेहता जी के साथ जो कुछ हुआ, सौरभ को चॉकलेट के बहाने से वो लोग सोसाइटी से ले गए। कहाँ पे थे तुम? मैडम उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं। एक से बढ़कर एक बहाना है ना तुम्हारे पास, काम करने की तो इच्छा ही नहीं है तुम्हें। नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते तुम? बस बैठकर खाने की आदत पड़ गई है सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खोल के देखो। वाओ, रेज। वाओ, फोटो फ्रेम। पर ये किस खुशी में? ये तुम्हें खुश देखने की खुशी में। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देख बहुत सरप्राइज मिलेंगे। शादी हुई नहीं है अब तक, पहले हो जाने दो। और वैसे भी ये ऑफिस है, यहाँ पर इतना रोमांटिक होने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक मिनट। हेलो, कौन हो ये जानकर क्या करोगी मैडम? आपके लिए खबर यह है कि आपका बेटा जो फ्यूचर सक्सेस क्लास में पढ़ता है, अभी 10 मिनट बाद उसका क्लास छूटेगा। उसके बाद वो सीधा हमारे कब्जे में होगा। बचा सकती हो तो बचा लो अपने बेटी को। कौन बात कर रहा है? हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? राजेश, राजेश मुझे अभी जाना पड़ेगा। क्या हुआ? किसका फोन था? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन फोन किसका था? अरे चलो जल्दी। भैया ट्यूशन छूट गई? हाँ मैडम, बस अभी छूटता ही है। आदि, आदि तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? क्या हो मम्मा? कुछ नहीं। चल आदि अभी सो जा, बहुत लेट हो गया, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। मम्मा, आपको पता है आज मैंने ऐसे लिखा, माय फादर माय हीरो। पापा कैसे थे? क्या वो क्रिकेट खेलते थे? बहुत अच्छे थे,
बिल्कुल तुम्हारी तरह। और पता है, क्रिकेट भी बिल्कुल सचिन की तरह खेलते थे। क्या वो मुझे प्यार करते थे? हाँ, बहुत प्यार करते थे। फिर वो हमें छोड़ के क्यों गए? क्योंकि भगवान जी को उनकी जरूरत हमसे ज्यादा थी। मम्मा, जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं कितना बड़ा था? बहुत छोटा था। आदि, अब और सवाल नहीं है, सो जा। नूर नजर लख्त जिगर, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, रहती दुनिया के ताक के लिए। क्या बोला आपने? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी कहाँ समझ आया, बस रट लिया तुम्हें खुश करने के लिए। अच्छा सुनो ना माधुरी, हम कहीं दूर चलते हैं। अच्छा, कहाँ ले जाओगे मुझे? किसी वादियों में चलेंगे। अच्छा, लेकिन पहले संभल के गाड़ी तो चला लेना। अच्छा वो क्या हुआ? रेशमा, आदि स्कूल से आ जाए तो उसे सब्जी रोटी खिला देना, ठीक है? और कितनी भी जिद करे उसे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं देना। ठीक, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। हाँ। मिसेस देसाई, आप याद फिर किसी ने? आप ठीक हो? मिसेस देसाई, मुझे चिंता हो रही है आपकी। कल यहाँ पर किसी ने चिकन काट के डाल दिया था, आज ये सांप यहाँ पर। देखिए, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, मैं हूँ आपके साथ। मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मिसेस देसाई, हेलो, माधुरी देसाई, इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसके पति को गुजरे जमाना हो गया था और वो सारी जिम्मेदारियां अकेले उठा रही थी। नौकरी, घर, बच्चा सब अकेले कर रही थी। उसके अकेलेपन का फायदा उठाने के अलावा कोई था जो उसे डराने की कोशिश भी कर रहा था। कौन था ये और ऐसा क्यों कर रहा था? माधुरी एक मजबूत इरादों वाली पढ़ी लिखी औरत थी। क्यों वो अपने साथ हो रही इन घटनाओं की पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही थी? क्यों वो सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी? क्या ये उसकी कोई मजबूरी थी या फिर वो भी एक आम इंसान की तरह पुलिस के पास जाने से कतरा रही थी? वजह जो भी हो, वो एक अन्याय को, एक अपराध को शय दे रही थी। अपराध करने वाला जितना बड़ा अपराधी होता है, उसे सहन करने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी होता है, क्योंकि वो अपराध को बर्दाश्त करके उसे बढ़ावा दे रहा होता है, जो आज नहीं तो कल एक भयंकर परिणाम के साथ आपके सामने आता है। और यही गलती माधुरी ने भी की थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। आदित्य मामा, तुम रो मत, चुप हो जाओ, आ जाएगी मम्मी। कहाँ है मम्मी? अभी तक क्यों नहीं आई? हो सकता है ऑफिस की काम की वजह से लेट हो गई हो। हाँ, तुम रो मत, चुप हो जाओ, शायद रास्ते में ही हो मम्मी। माधुरी आई? नहीं साहब, इतनी देर हो गई, अभी तक मैडम घर पे नहीं आई। मैंने उनको फोन भी किया, लेकिन उनका फोन भी बंद है। इतनी देर हो गई, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है। माधुरी का फोन स्विच ऑफ है। विक्रम कहाँ है? वो तो दोपहर में ही अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए थे। मैंने उनको भी फोन किया था, लेकिन उनका भी फोन नहीं लगा। आदित्य, मत रोना, सब ठीक हो जाएगा। मैं आया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कब से फोन बंद है इनका? कल शाम से। और कल शाम को तुम्हारा भी फोन बंद था। मोबाइल की बैटरी लो थी, फिर बाद में स्विच ऑफ हो गया। तुम इनके सगे भाई हो? हाँ सर। क्या काम करते हो? कंपनी में सेल्स ऑफिसर हूँ। काम की वजह से शहर से बाहर रहता हूँ। आखिरी बार कब देखा था तुमने माधुरी को? कल सुबह ऑफिस जाते वक्त। अरे माधुरी का बेटा अब कहाँ है वो? घर पे
आया के साथ। तुम्हारे घर में और कितने लोग हैं? हम 3 लोग हैं सर, और कोई नहीं। और तुम माधुरी के साथ ही काम करते हो ना? जी, मैं भी इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। हम दोनों सेम रैंक पे काम करते हैं। तुमने माधुरी को सबसे आखिरी बार कब देखा है? कल दोपहर में साथ में लंच करने के लिए गए थे। अच्छा ये देखो, नए शादी के इनविटेशन कार्ड का सैंपल, इसे छपने दे। अच्छा है, पर इसका कलर थोड़ा सा मतलब। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। सॉरी राजेश, मुझे अभी जाना पड़ेगा। वो रविकांत सर का फोन था, कुछ अर्जेंट काम है। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। सॉरी। मंसूड़े, एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो अकेले ही अपना घर, नौकरी और बच्चा संभालती थी, शादी करने जा रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं और फिर एक दिन वो कहीं गायब हो जाती है। सर, यह भी तो हो सकता है कि उसे किसी ने गायब कर दिया हो। और एक बात सर, ये राजेश और विक्रम, इन दोनों के बीच में कुछ अनबन है। नजर रखो दोनों पे, और माधुरी के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लो। माधुरी की सारी जानकारी, पर्सनल या प्रोफेशनल, मुझे चाहिए। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने 10 साल के बच्चे को, कि जो बच्चा उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता हो, उसे अकेले छोड़कर कहीं चली जाए। और बंसोड़े, ये रविकांत की भी खबर लेनी होगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र के बाद भी ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि उसने माधुरी को उसी वक्त बुलाया। हाँ, मैं ही रविकांत कुलकर्णी हूँ। कहिए। क्या आपने माधुरी को कल फोन किया था? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि आपने माधुरी को फोन करके इतने अर्जेंटली बुला लिया? मैंने माधुरी को कोई फोन नहीं किया। लेकिन आप माधुरी को फोन करते, और अब जबकि वो आपके टीम में है ही नहीं, तो आप उसे फोन क्यों करते थे? इंस्पेक्टर, आई एम रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर। कोई राह चलता इंसान नहीं हूं मैं। क्या हम जिनके साथ काम करते हैं उनसे दोस्ती नहीं कर सकते? उनको फोन नहीं कर सकते? उनको फोन करने के लिए क्या आपसे एनओसी लेनी पड़ेगी मुझे? विक्रम बाबू, बाबा दूध भी नहीं पी रहा है। तुम कौन हो? साहब, मैं यहाँ काम करती हूँ और बाबा को भी देखती हूँ। कितने सालों से यहाँ पर काम कर रही हो? 3-4 साल हो गए होंगे। काम के अलावा और क्या क्या करती हो? क्या साहब? नहीं, मैं सिर्फ काम ही करती हूँ साहब। क्यों, मैडम की बातें छुप छुप के नहीं सुनती? नहीं साहब, मैं तो अपना काम ही करती हूँ, लेकिन काम करते समय कभी गलती से सुनाई पड़ गया तो। पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब सा सुनाई दिया था तुम्हें? कुछ दिनों से कुछ अजीब सा ही हो रहा था साहब, जैसे कि दरवाजे के बाहर कटा हुआ मुर्गा मिला। तो तुम्हारी मैडम ने कंप्लेंट नहीं की? मेरे को क्या मालूम साहब, बड़े लोग क्या सोचते क्या करते। कौन कर रहा था ये सब? मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन मैडम को जरूर आइडिया था। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मैडम को आइडिया था? यकीन से नहीं कह सकती साहब, लेकिन उस दिन सांप मिला ना, उसके बाद। तुम ये अपनी बकवास हरकतें ना बंद कर दो अब। मैं सब कुछ जानती हूँ, और एक बात कान खोल के समझ लो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और हम दोनों के बीच जो कुछ भी था ना, सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ मतलब सब कुछ। आप जानते हैं माधुरी को किसी पे शक था? साहब, पूछा भी तो बताती नहीं थी। समझती कहाँ थी मुझे कुछ। कितनी बार बताया था, इस समाज में रहना है तो कुछ कायदे है, कानून है, पर वो साहब, हमारे बीच में बातें कम, झगड़ा ज़्यादा होता था। मजाक उड़ा रहे हैं मेरे लोग। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। क्यों, ऐसे क्या हो गया? कैसी कैसी बातें कर रहे तुम्हारे बारे में, मालूम है तुम्हें? हाँ, शादी करने चली है तुम्हारी बहन,
इतना बड़ा बेटा लेकर लोगों को क्या समझ में नहीं आता क्यों शादी करना चाहती हो तुम? अपने बेटे के बारे में सोचने के बजाय खुद के शादी के बारे में सोच रही हो तुम। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये समाज। और ये शादी मैं अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, ताकि उसे बाप का प्यार मिले। सौतेला बाप बड़ा प्यार करेगा ना उसे। राजेश दूसरे लोगों की तरह नहीं है, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। और तू मेरी चिंता छोड़ और खुद की चिंता कर। मैंने आदित्य को देखा है, दूसरे बच्चों को उनके पापा के साथ देखकर बहुत दुखी हो जाता है। विक्रम, ये मेरी नहीं आदित्य की जरूरत है, और अपने बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन था जो माधुरी को परेशान कर रहा था? नहीं, क्योंकि जब भी उनसे पूछता था तो वो बोलती थी मैं संभाल लूंगी। रेशमा, फोन के अलावा कभी उनके साथ किसी का कोई झगड़ा सुना या देखा था? देखा नहीं था साहब, लेकिन सुना है बिल्डिंग के लोगों से। ऊपर वाले फ्लैट में जो अमर नाम का लड़का रहता है, 4-5 दिन पहले उसके साथ मैडम का जोरदार झगड़ा हुआ था। थैंक यू मिसेस देसाई, सच में हेल्प करने के लिए। नहीं तो मेरे सीए ने मेरे को जवाब ही दे दिया था। मैं टैक्स मैंने पूरा भरा है, पूरा। मिसेस देसाई, मुझे ना ये जो पेज है ना, ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया मुझे। ये जो फिगर है ना, ये बिल्कुल ही समझ नहीं आई। ये मुझे कुछ बताता ही नहीं है, और मैं सीए को हमेशा बोलता रहता हूँ भाई बता। उठ और निकल यहाँ से। निकल जा, वरना जूते मार के तुझे घर से बाहर निकालूंगी। निकल जा। जूते क्यों मिसेस देसाई? मैं तो अपनी फाइल के लिए। सुना नहीं? निकल जा मेरे घर से। अकेली औरत देख के फायदा उठाना चाहता है। मैं क्या कहता हूँ माधुरी जी, आप पुलिस को फोन लगाइए और इसको अंदर कराइए। नहीं, मैं टैक्स। दोबारा अगर मेरी तरफ आप उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी मैं। दोबारा नहीं पूछूंगा। जो भी है सच तेरे मुंह से एक बार उगाल दे, नहीं तो एक गर्मा गर्म चाय ना तेरे थोबड़े से मारूंगा। ये आंखें फूट जाएंगी, किसी को ताड़ने के काबिल नहीं रहेगा तू। साहब मैं प्यार करता था उससे, मतलब वो मुझसे उम्र में बड़ी थी। मेरे को इस बात से कोई एतराज नहीं था साहब। मुझे लगा वो भी अकेली है और मैं भी। तो तूने सोचा तेरे झांसे में आ जाएगी। कहाँ है फोन? कहाँ है तेरा? साहब मेरा फोन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मेरा फोन पानी में गिर गया था साहब। जिस दिन माधुरी गायब हुई उसी दिन इसका फोन भी पानी में गिर गया। साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरा फोन रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है साहब। बात छोड़े, पता करो। तो ये बता, जब उसने 4 लोगों के सामने तेरी इंसल्ट की, तुझे बुरा तो बहुत लगा होगा, बदला लेने का मन भी किया होगा। कैसे लिया तूने बदला? कहाँ रखा है उसे? मार दिया या जिंदा है? साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गुस्सा आया था मुझे, पर। तावड़े सर, अच्छे से सेवा करो इसकी, और उसके बाद खाना पीना बंद कर दो इसका। सर ये अमर सच कह रहा है, मैंने पता किया है। उसका फोन पानी में गिरने की वजह से रिपेयरिंग में। रेस्टोरेंट में जो फोन उसे आया था उसके बारे में कुछ पता चला? सर मैंने माधुरी के कॉल रिकॉर्ड के लिए एप्लीकेशन दे दी। कंपनी ने डिटेल्स देने के लिए 48 घंटों का वक्त मांगा है। राजेश है जो शादी करने वाला है, भाई है जिसे बहन की कम समाज की ज्यादा चिंता है। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। बॉस है जिसे दोस्त के गायब होने के पूछताछ पर भी गुस्सा आता है। क्या हम जिनके साथ काम करते हैं उसे दोस्ती नहीं कर सकते? अमर प्यार के नाम पर हवस पूरी करना चाहता है। ये जो फिगर है ना, ये मंसोड़े, इन चारों में से कोई भी मासूम नहीं है। सब पे नजर रखो। जिसे माधुरी फोन करती है, जो माधुरी को फोन करके डराता है, सबकी डिटेल्स निकालो। माधुरी को लापता हुए कई दिन बीत चुके थे। पुलिस के लिए केस एक पहेली बनता जा रहा था। शायद कुछ और परतें थीं जिनका खुलना अभी बाकी था। पुलिस को कई लोगों पर शक था, क्योंकि माधुरी के पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते आपस में उलझे हुए थे। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। वो बेतहाशा उस सिरे की तलाश में थी जो इस कहानी को सीधा बयां कर सके। सर माधुरी की कॉल डिटेल्स आ गए। ये रविकांत, उसने भी उस दिन माधुरी को कोई कॉल नहीं किया। लेकिन सर ये एक नंबर है जिस नंबर से पिछले हफ्ते माधुरी को कई बार कॉल आया था, और माधुरी ने भी इस नंबर पर कई बार कॉल किया था।
मतलब रेशमा ने मरा हुआ सांप मिलने के बाद फोन पर जिस झगड़े की बात की थी, ये वही नंबर है। इसी पर माधुरी को शक था। अजीब बात है कि माधुरी को सब कुछ पता होने के बावजूद माधुरी ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली। तावड़े, हाथ यहाँ। सर। तावड़े, मुझे इन मार्क किए हुए नंबर्स के डिटेल्स चाहिए, A to Z। ओके सर। बनसोड़े, माधुरी के इनकम टैक्स ऑफिस में जाके पूछताछ करो, वहां कुछ ना कुछ पक्का हाथ लगेगा। हम गरीब बड़े लोगों की बात क्या बताएंगे साहब, सब एक जैसे। ये लोग मुर्दे की जेब से भी पैसा खींच लेंगे। मतलब माधुरी भी रिश्वत लेती थी? अरे नहीं सर, माधुरी ने कभी रिश्वत नहीं ली, ये तो सारी बनाई हुई बात है। वैसे भी आपको तो पता होगा, इनकम टैक्स वाले बदनाम है इस चीज के लिए। शायद किसने ली हो, लेकिन माधुरी ऐसी नहीं है। शी इज अ क्लीन ऑफिसर। साहब, रविकांत सर पागल थे एकदम मैडम के लिए, उन दोनों का लफड़ा भी चालू था। बकवास है, झूठ है ये सब। कोई अगर अपने कलीग के साथ कॉफी पी ले, खाना खा ले या हंसकर बात कर ले, तो ये लोग कहने लगते हैं इन दोनों का चक्कर चल रहा है, अफेयर है इन दोनों का। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उसका ऐसा रिकॉर्ड होता तो मैं क्यों उसके साथ शादी करता? सर माधुरी देसाई को जिस नंबर से फोन आता था उसी का दूसरा नंबर है, उसी के नाम पर रजिस्टर है। देखिए, ये तो तय है कि यह नंबर वो खुद यूज नहीं करती थी, हो सकता है किसी को लेके दिया हो। पता करो माधुरी के डॉक्यूमेंट्स में किसने और कहां से कार्ड खरीदा था। ओके सर। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये पता चलता है कि कोई राखी मल्होत्रा, जो एक शिपिंग कंपनी की मालकिन है, उसके साथ माधुरी का झगड़ा चल रहा था। अब इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ ऐसे लोगों के झगड़े होते ही रहते हैं। क्या आप मुझे राखी मल्होत्रा का नंबर दे सकते हैं? जी। एक जिम्मेदार इनकम टैक्स ऑफिसर लापता है और आपको उससे ज्यादा इस बात का अफसोस है कि आपको पुलिस स्टेशन में आना पड़ा। जिम्मेदार माय फुट। आपको जो पूछना है जल्दी पूछिए, मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती। हम हमारा काम हमारे अपने तरीके से ही करेंगे। आप ये बताइए, माधुरी देसाई के साथ आपका झगड़ा क्यों हुआ था? किस वजह से आप दोनों में अनबन थी? शी इज अ करप्ट ऑफिसर। वो कोई जिम्मेदार ईमानदार नहीं है। क्या हुआ था आपके बीच? मेरी उसके साथ पहली बार तब मुलाकात हुई थी जब मेरे घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था। मेरे सारे ड्यूज क्लियर है, फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये नोटिस किस बात की आई है। रिलैक्स मिसेस मल्होत्रा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आपकी फाइल। सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपकी फाइल तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये नोटिस आपको क्यों भेजा गया है। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। एक्सक्यूज मी। यस सर। तुमने उसको ये क्यों कहा कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं है? देखो, तुम्हारा ईमानदारी का भूत जल्द से जल्द उतार दो। वो यहाँ से पैसे दिए बगैर जाना ही नहीं चाहिए। यस सर। क्या हुआ? मिसेस मल्होत्रा, आपके ऑफिस पे और घर पर रेड पड़ने की नोटिस आई है। क्या? लेकिन आप चाहे तो ये रेड आप रुकवा सकती है। अच्छा, और क्या कीमत लगेगी रेड रुकवाने की? बाहर एक नारायण टी स्टॉल है, आप जाकर कॉफी पीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए मैडम, आपको माधुरी मैडम ने भेजा है ना? हाँ। ये लो आपकी कॉपी और ये आपका बिल। 5 लाख रुपए लेने के बाद भी उसने मेरे घर पर रेड की। मेरा इसी बात से उससे झगड़ा हुआ था। काफी बढ़िया है। कितना हुआ? आपसे क्या लेना साहब पैसा? अरे नहीं नहीं, हम लोगों ने कॉफी पी है। बोलो कितना दूं? 5 लाख? बोल, माधुरी का पैसा तू किसके पास पहुंचाता था? वो पैसा मैं मैडम की बिल्डिंग के वॉचमैन गुनीराम को मिठाई के डब्बे में डालकर दे आता था। गुनीराम वो डब्बा मैडम को देता था।
सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू इतना डर क्यों रहा है? मैंने किया कुछ? मारा? नहीं ना? देख, तू सब कुछ सच सच बता दे ना, जो कुछ तुझे पता है उसे। मैडम के लिए डिब्बा आता था ना? हाँ साहब, मैडम के लिए रोज मिठाई का डब्बा आता था। एक दिन मैंने खोल के देखा तो मिठाई की जगह पैसे भरे हुए थे साहब। मैंने हिम्मत करके मैडम से बोला कि ये आपका मिठाई का डब्बा। मैडम, आपके पास रोज इतनी सारी मिठाई आती रहती है, अगर आप मेरे भी खर्चे पानी का कुछ देख ले तो। तूने डिब्बा खोल के देखा? इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुझमें? अपना काम तो ठीक से होता नहीं है तुझसे, और इधर उधर नजरें मारता फिरता है। चल जा, काम कर अपना, और जितना बोला जाए ना उतना ही किया कर। वॉचमैन है ना तू? तब तो तूने देखा ही होगा कि मैडम के पास कौन कौन लोग आते थे। कोई बड़े साहब भी आते थे? हाँ साहब, राजेश साहब मैडम से मिलने रोज आते थे। अच्छा, राजेश साहब के अलावा क्या ये साहब भी वहां पर आते थे? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ये साहब भी आए थे। उसके बाद राजेश साहब आ गए, और ये साहब की गाड़ी देखकर मैडम के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए साहब। अरे उस रविकांत की गाड़ी तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे क्या कर रही है? Shame on you। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। सर, मुझे ये पता था कि रविकांत माधुरी के पीछे है, लेकिन ये नहीं पता था कि उन दोनों में अभी तक कुछ चल रहा है। इस वजह से मेरा और माधुरी का झगड़ा भी हुआ। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? वो यहाँ क्या कर रहा था? एक अकेली औरत का फायदा उठाने आया था। उसने हमेशा से ही खुद को मेरे ऊपर थोपा है, कभी नौकरी छीन लेने की धमकी देकर तो कभी प्यार जताकर। पर मैं उससे प्यार नहीं करती राजेश। वो मेरे जरिए रिश्वत लेता था और पैसे रखने की सेफ जगह की तरह मुझे इस्तेमाल करता था। पर मैंने अब उसको बता दिया है कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, क्योंकि आदित्य को पापा की जरूरत है। अब मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। ट्रस्ट मी राजेश। रविकांत माधुरी का फायदा उठा रहा था, अपने पोस्ट का डर दिखाकर अपने इशारों पे नचा रहा था माधुरी को। मिस्टर राजेश, आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि आपको दोनों के बारे में पता था और फिर भी आप माधुरी से शादी करना चाहते थे? मुझे माधुरी में नहीं, उसके पैसों में इंटरेस्ट था। रविकांत सर जब हमारे ब्रांच में थे तब उनका आशीर्वाद था माधुरी। उन दिनों बहुत पैसे कमाए माधुरी ने। इसका मतलब आपके पास माधुरी को गायब करने या उसे मारने का मोटिव था? कोई फायदा ही नहीं था उसको गायब करके या मार के। ब्लैक मनी कहा है ये सिर्फ माधुरी जानती है, और माधुरी इतनी भी कमजोर नहीं है कि कोई उसे पूछे और वो बता दे। जब पैसा मिलेगा ही नहीं तो ये सब करके फायदा क्या है? एक अकेली औरत अपने आत्मसम्मान के साथ जीने की जितनी कोशिश करती है, उससे दुगनी कोशिश इस सभ्य समाज में इंसान के रूप में छिपे भेड़िए उसे तार तार करने की करते हैं। माधुरी के आसपास भी ऐसे भेड़ियों की भरमार। रविकांत जो अपने ओहदे का फायदा उठाकर उसका इस्तेमाल करना चाहता था, दूसरा राजेश जो शादी के नाम पर उसके पैसे को अपना बनाना चाहता था, तीसरा अमर जिसकी आंखों में प्यार के नाम पर सिर्फ हवस दिखाई देती थी, और चौथा उसका भाई विक्रम जो भाई ना होकर कोई सामाजिक ठेकेदार बन बैठा था। एक और आदमी था जिससे माधुरी फोन पर बात किया करती थी। वो कौन है, उसका किस्सा क्या है, उसकी पहचान क्या है, कोई नहीं जानता था। शायद पुलिस से कोई बात अछूती रह गई थी जिसका फायदा उस आदमी को मिल रहा था। माधुरी के लापता होने की गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी। पुलिस को राजेश पर शक था, लेकिन माधुरी के लापता होने के समय राजेश ऑफिस में ही था, और ये बात साबित कर रही थी ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज। इस हताशा के दौर में पुलिस के हाथ एक उम्मीद लगी। मोबाइल कंपनी से माधुरी का अपडेटेड स्टेटमेंट आ गया था, जिसकी कहानी कुछ और ही थी। माधुरी 20 नवंबर को गायब हो गई थी, और उसके जिस फोन को हम 20 तारीख के बाद ऑफ मान रहे थे वो दरअसल 21 को ऑन हुआ था। और क्योंकि माधुरी की बिलिंग साइकिल डेट 20 तारीख की है, इसलिए ये रिकॉर्ड हमें पहले नहीं मिल पाया। लेकिन इस नए स्टेटमेंट में ये साफ दिखाई दे रहा है कि माधुरी के मोबाइल से 21 तारीख को सुबह दुबई के लैंडलाइन पर कॉल किया गया था। उस वक्त माधुरी के फोन का लोकेशन माहिम था। और ये नंबर दुबई में किसी करीम काजी के नाम से रजिस्टर्ड है। वो दुबई में रहता है। अच्छी खबर ये है सर कि वो करीम काजी किसी काम की वजह से इंडिया आया है, और वो भी माहिम में ही रह रहा है। और दूसरी खबर ये है सर कि विक्रम के फोन रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि माधुरी का फोन जब स्विच ऑफ हुआ था तो उसका भी मोबाइल लोकेशन वही था, माहिम।
ये इतना तबीयत पानी काफी है या और सिकाई करे तेरी? सर बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन माधुरी माहिम में थी तू भी वहां था, क्या कर रहा था तू माहिम में? सर उसका चक्कर चल रहा था एक मुसलमान लड़के के साथ। खानदान की नाक कटवाना चाहती थी वो। कैसे बचाई तूने खानदान की नाक? क्या किया? मैंने सोचा उस लड़के को सबक सिखाता हूँ ताकि वो माधुरी को छोड़ दे। तो उस दिन जब वो रेस्टोरेंट से निकली तो जब तूने कुछ किया ही नहीं तो तूने ये बात पुलिस से क्यों छुपाई? क्या ये तेरी कहानी तू हमें अभी अभी ताजा पका के सुना रहा है? नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन जो किसी मुसलमान के साथ अपना मुंह काला कर रही है किसी को पता चले। तारीख तो याद नहीं है सर, लेकिन पिछले हफ्ते उसका फोन आया था, बोल रहा था कुछ पैसे की जरूरत है। आप फैजल को कैसे जानते हैं? फैजल मेरे भाई का लड़का है, मेरा भतीजा। कहाँ रहता है? इसी घर में रहते हैं। आप कहाँ गए हैं? हाँ, अभी रत्नागिरी गया हुआ। रत्नागिरी? उसकी कोई फोटो है आपके पास? जी हाँ, फोटो है ना, देख लो। ये देखिए। फैजल, सब बोल रहा सच बोल रहा सब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल चल, अब जल्दी जल्दी सारा सच उगल दे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं माधुरी को नहीं जानता साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरे फोन का सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। आदित्य के किडनैपिंग की धमकी तूने ही दी थी ना? मैंने। आपके लिए खबर यह है कि आपका बेटा जो फ्यूचर सक्सेस क्लास में पढ़ता है, अभी 10 मिनट बाद उसका क्लास छूटेगा। उसके बाद वो सीधा हमारे कब्जे में होगा। किडनैपिंग? नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप? 20 तारीख को माधुरी माहिम में थी, तू वहीं रहता है ना? हाँ साहब, लेकिन करीम काजी, जिसे तूने दुबई 21 को सुबह माधुरी के फोन से फोन किया था, क्या उसे भी नहीं जानता? बनसोड़े, इसकी इतनी धुलाई करो कि इसके शरीर में एक भी हड्डी साबुत न बचे। साहब मैं एक बिल्डर के लिए काम करता था, उसी के इनकम टैक्स सेटलमेंट के लिए मैं माधुरी से मिला था साहब। माधुरी थोड़ी अड़ियल थी। कुछ दिन मिलने जुलने के बाद हम दोस्त बन गए, फिर और नजदीकियां बढ़ी और कुछ वक्त के बाद हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। माधुरी मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं भी, पर अम्मी और अब्बू ने मुझे कसम दी और खाला की बेटी के साथ शादी करवा दी। जैसे मैंने शादी की, माधुरी ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। मैं आज भी उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसको मिलने चला गया। फैजल, फैजल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखो मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, तुम चले जाओ यहाँ से। माधुरी मेरी बात तो सुन, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, नहीं रह सकता तुम्हारी बिना। फैजल मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम जाओ यहाँ से। देखो सीधी तरह से मान जाओ, नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। मेरे ही घर में आके मुझे धमकी दे रहा है?
औकात क्या है तेरी? एक इनकम टैक्स ऑफिसर और बिल्डर के बीच का दलाल, यही औकात है तेरी। और अपने औकात के हिसाब से रह और निकल यहां से। निकल, निकल जा मेरे घर से। उसने मेरी इज्जत उतार दी। गुस्से से मेरा दिमाग पागल हो रहा था। मैं बदला लेना चाहता था साहब। एक दिन मुझे पता चला कि वो राजेश के साथ शादी कर रही है। ये सुनकर मेरा दिमाग और घूम गया। फिर उसी दिन मैंने उसको फोन किया। मैं राजेश के साथ शादी करूं या किसी और से, इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। लोनावला के होटल में हमने एक वीडियो बनाया था। एक कपड़ा नहीं था तेरे बदन पे। सोच, अगर वो वीडियो लोगों ने देखा तो राजेश तो छोड़, दूसरा कोई भी तुझे घास नहीं डालेगा। मैंने उसे माहिम बुलाई। वो घर नहीं आई, पर आते ही उसने वीडियो मांगना शुरू किया। मैंने वो टालने के लिए उसे कहा कि वो वीडियो मेरे गांव के मोबाइल में है। तभी वो गांव जाकर वो वीडियो डिलीट करना चाहती थी, ताकि ये किस्सा यही खत्म हो जाए। फिर हम गांव जाने के लिए निकल गए। मैंने भी यही सोचा कि ये किस्सा आज के आज ही खत्म हो जाए। अब क्या हुआ? लगता है बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उतरना पड़ेगा। जैसे ही उसका ध्यान मुझ पर से हटा, मैंने मौका देखकर वहीं से ही पत्थर उठाकर पीछे से उसके सर पे मार दिया। फिर उसके बाद मैंने उसको वहीं नीचे वाले जंगल में ले जाके दफना दिया। बता, कहाँ दफनाया उसे? हमारे सभ्य समाज के सभ्य दिखने वाले मर्द एक अकेली औरत को देखकर अपना सिक्का जमाने की कोशिश में लग जाते हैं। जब कुछ हाथ ना लगे तो बदनाम करने पर उतर आते हैं। माधुरी जिंदा नहीं है और शायद किसी को भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है। राजेश अपने लिए पैसा कमाने का कोई नया अवसर ढूंढ लेगा। रविकांत को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजेश की वजह से वो पहले ही उसके चंगुल से बाहर निकल चुकी थी। फैजल को अपने किए की सजा मिली। अमर का माधुरी के लिए सच्चा प्यार भी हवा हो चुका था। विक्रम को अपनी बहन की मौत का दुख कुछ दिन जरूर रहा, पर वो आज फिर अपनी दुनिया और सेल्स की नौकरी में बिजी हो गया। दुख ने अगर किसी के अंदर खाई बनाई थी तो वो था नन्हा आदित्य, जिसके अंदर एक सूनापन बस गया था, जो आज भी स्कूल जाते वक्त टाई ना बंधने पर मां की तस्वीर के सामने शायद ये सोचकर खड़ा होता था कि माधुरी उसकी टाई बांधने कहीं से आ जाए। फैजल के साथ माधुरी का रिश्ता माधुरी और आदित्य की जिंदगी का ग्रहण बन गया, जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ये आदर्श अब सिर्फ जुमले बनकर रह गए हैं। लालच और अवसरवाद ने इंसान को अंधा बना दिया है। बिना सोचे समझे वो कोई भी जुआ खेलने को तैयार है, और इसी जुए ने माधुरी की जान ली और फैजल को खूनी बना दिया। अच्छी जिंदगी चाहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके अपनाकर अच्छी जिंदगी पाने की कोशिश जरूर गलत है। आज जरूरत है इंसान को अपने आप को टटोलने की, ताकि ऐसे हादसे टाले जा सके। विक्रम ने भी माधुरी के साथ रक्षाबंधन को सिर्फ एक त्योहार की तरह मनाया। अगर वो उसकी भावनाओं, जरूरतों और मजबूरियों को समझने की कोशिश करता, उस पर शक करने के बजाय उसकी रक्षा करने की कोशिश करता, तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। कहते हैं कि जैसी नीयत वैसी बरकत। बुराई का अंजाम कभी भला नहीं हो सकता। बुराई की शुरुआत जरूर भले का वहम दे सकती है, लेकिन बबूल के पेड़ पर कभी फूल नहीं खिल सकते। माधुरी की कहानी भी कुछ ऐसी थी। उसने अपने रास्ते में खुद कांटे बोए। उसने अपनी नौकरी का फायदा उठाकर रिश्वत ली और उस काली कमाई से उस उज्जवल भविष्य के सपने देखने लगी जो मृग छाया के अलावा और कुछ नहीं निकला, जिसने उसके बेटे को भी अनाथ बना दिया। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को
सीख हम सबको। जय हिंद।